9th students. In the previous class we have done the introduction part of the French Revolution. So हम लोगों ने बेस्टाइल फोर्ट के बारे में पढ़ लिया था. हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे थे, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century, and we have done the first paragraph. Now we will discuss about the society, the society of the state. So mainly society has been divided into three parts. First is क्लर्जी. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था सोसाइटी को एट दैट टाइम. फर्स्ट क्लर्जी, सेकेंड नोबिलिटी एंड द थर्ड वन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. और ये जो डिवाइडेशन है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं. दैट वी विल डिस्कस इन rest of the paragraph. So the society, this paragraph, the society of estates was part of feudal system that dated back to the Middle Ages. The term of old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. So figure 2 में क्या शो किया गया है? Figure 2 shows how the system of estates which French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. अब यहाँ पर डिवाइडेशन को बताया गया है और इस डिवाइडेशन में जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, सबसे लास्ट एस्टेट है, उसे मेनली पीजेंट्स के लिए ही है वो थर्ड एस्टेट्स, पीजेंट्स जो काम करते हैं. So, however, only a small number of them owned the land they cultivated. अब peasants हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था. peasants means पढ़ते तो हम बहुत पहले से आ रहे हैं, पर कंडीशन हम हमारी ब्रिटिश कम्युनिटी के हिसाब से बोले तो peasants की जो कंडीशन है वो इंडिया में भी अच्छे नहीं थी. ब्रिटिशर्स उन पर रूल ओवर करते थे. बिकॉज ऑफ दिस नाउ फ्रेंच सोसाइटी में भी यही हालात हैं. अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स. अब यहाँ पर नोबिलिटी वाली है. इन पर रूल ये लोग करते हैं, इन पर रूल ये लोग, रूल तो नहीं बट ऊपर इनसे हैं. तो नोबिलिटी जो सारे के सारे पीजेंट्स थे, जितने भी पीजेंट्स की जो कल्टिवेटेड लैंड थी उनको ओन्ड कौन कर रहे हैं? नोबिलिटी वाले लोग कर रहे हैं. About 60% of the land owned by nobles, the church, and other richer members of the third estate. The members of the first two estates, that is, the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by the birth. Now ये जो दो ऊपर के हम लोग एस्टेट देख रहे हैं, इन एस्टेट में जो लोग इंक्लूडेड थे, जो कि हम पढ़ाएंगे आपको क्या है, कौन कौन इंक्लूडेड थे. इन इंक्लूडेड लोगों को एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिली हुई थी. प्रिविलेज मीन्स एक स्पेशल फैसिलिटी हम बोल सकते हैं. और ये स्पेशल फैसिलिटी उन्हें बोथ के साथ ही दी गई थी. जन्म से हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दो तरीके के एग्जांपल लेते हैं, एक रिच फैमिली, एक पुअर फैमिली. तो यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ मैं, बस एग्जांपल दे रही हूँ कि जो रिच फैमिली के जो लोग हैं वो इनडायरेक्टली एक तरीके से प्रिविलेज हो जाते हैं. उन बच्चों को हर चीज़ों या हर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं. तो यहीं पर बात की जा रही है, जो इंसान इन दो एस्टेट्स में बॉर्न होता था वो प्रिविलेज्ड होता था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द एस्टेट. और सबसे बड़ा प्रिविलेज क्या है कि ये दो एस्टेट्स टैक्स ही पे नहीं करते थे. इन दिस पैराग्राफ वी हैव स्टडीड अबाउट द टैक्स पे इशू. तो ये जो थर्ड एस्टेट है वो ही टैक्स पे कर रहा था. फ्रांस हेल्प कर रही थी अमेरिका को, बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया. टैक्स कौन पे कर रहा है? टैक्स इनडायरेक्टली ये पे कर रहे हैं, तो इन लोगों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था. तो जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट डिडंट पे द टैक्स. The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in his army, and to participate in building roads. So पूरी तरीके से
जो पीजेंट्स हैं उनका शोषण हो रहा था। उन्हें उन लोगों के घर में काम भी करना है, घर में काम करने के साथ साथ फील्ड्स में भी काम करना है, आर्मी के साथ भी काम करना है, बिल्डिंग्स रोड बनाने में भी काम करना है। तो यहाँ पर एक तरीके से थर्ड एस्टेट का पूरा शोषण हो रहा था। एंड ये शोषण किसके द्वारा हो रहा था? फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट। The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants, and finally all the members of the third estate had to pay the taxes to the state. So इंडिया में जिस तरीके से टेम्पल्स की एक वैल्यू है, उसी तरीके से इन फ्रांस चर्च की बहुत ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है। एंड चर्च को टैक्स पे कौन कर रहा है यहाँ पर? फिर से अगेन पीजेंट्स। तो थर्ड एस्टेट को ही सारे के सारे टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। नाउ these included a direct tax called taille and a number of indirect taxes which were levied on आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और टोबैको। दो तरीके के टैक्सेस की यहाँ बात की गई है, तित एंड टाइले और टेल। तो जो तित है वो डायरेक्ट टैक्स है जो कि चर्च लेते हैं, एंड टेल टाइले इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। एक चर्च को जा रहा है, एक स्टेट को जा रहा है। नहीं तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर भी इन लोगों ने टैक्स लगा देते थे, जैसे सॉल्ट एंड टोबैको पे। द बर्डन ऑफ फाइनेंशिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू द टैक्सेस वर बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। और सारा का सारा टैक्स किस स्टेट को पे करना पड़ रहा है? वो है थर्ड स्टेट। सो इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे पेज में हम ये देख सकते हैं दैट थर्ड स्टेट का पूरी तरीके से शोषण हो रहा है। और फर्स्ट स्टेट मीन्स क्लर्जी एंड नोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ द स्ट्रगल टू सर्वाइव. So here in this picture we can see a nobleman is the spider, the peasants the fly, the more the devil the more he wants. तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? यहाँ पर एक नोबल मैन को दिखाया जा रहा है एंड एक पीजन को दिखाया जा रहा है। एक पुअर इंसान अपने सारा का सारा जो ग्रीन्स हैं, फ्रूट्स मानी है, वो सब किसको दे रहे हैं? इन लॉर्ड्स को दे रहे हैं। भगवान का दर्जा इन्हें इस टाइम पे दिया जाता था। नाउ फॉर 1.1 द स्ट्रगल टू सर्वाइव। नाउ इसमें एक डेफिनेशन है जो कि हाईलाइटेड है, सबसिस्टेंस क्राइसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सबसिस्टेंस क्राइसिस? सो हियर इज द इनडायरेक्ट डेफिनेशन, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। मीन्स जो हमारी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं वो ही अगर खतरे में आ जाएं, उसे हम सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। सो बेसिक नीड में हमारे आते हैं खाना आ गया, घर आ गया, जिसे हम इनडायरेक्टली रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं, अगर वही डेंजर में आ जाए दैट इज़ नोन एज सबसिस्टेंस क्राइसिस. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million to 1789. तो 1715 से लेकर 1789 तक इतनी ज़्यादा मीन्स 5 मिलियन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई थी फ्रांस के अंदर. दिस लेड अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड ग्रेन्स की भी डिमांड बढ़ेगी. Production of grain could not keep pace with the demand, so the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. तो 5 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो इतने सालों में बढ़ गई, तो जब लोग बढ़ेंगे खाना बढ़ेगा, खाना नहीं, खाने की डिमांड बढ़ेगी. बस ज़रूरी नहीं है कि जो पीजेंट्स है उसी क्वांटिटी में जितनी नीड है उस क्वांटिटी में कल्टिवेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है. तो इस वजह से क्या होता है, जब लोग ज़्यादा होते हैं, सामान कम होता है, तो सामान की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो हम सब्जियों के जो पैसे होते हैं ना वो हम बढ़े हुए क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके प्रोडक्शन कम हो रहा है और हम लोगों को लेना है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके जो पैसे होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं ना. प्रोडक्शन की वजह से जब नहीं हो रहा है तो जो ब्रेड है उस टाइम पर बहुत मेजॉरिटी में लोग वहाँ पर खाते थे इन द फ्रांस, उसकी जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हु ओनर फिक्स देयर वेजेस. और जो पैसे उनको मिलते थे वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को, वो फिक्स होते थे. पैसे जो चीज़ों के हैं उनके जो पैसे तो बढ़ते जा रहे हैं, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं, पर जो वेजेस है, जो एम्प्लॉयर हैं उनको पैसे लिमिटेड ही मिलते हैं, बट और चीज़ों के पैसे बढ़ते जा रहे थे. बट वेजेस डिड नॉट कीप
pace with the rise in prices, so the gap between poor and rich widened। तो ये गैप क्या है, बढ़ता जा रहा है। जो अमीर है उनके पास तो पहले से पैसे हैं और वो वेजेस लिमिटेड दे रहे हैं, पर चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये और जो सारी की सारी महंगी चीज़ें हो गई या फिर नीडी चीज़ें हो गई वो रिच पीपल के पास चली जाएंगी। तो ये क्या है, गैप बन जा रहा है कि काम हम लोग कर रहे हैं, काम पुअर पीपल कर रहे हैं, बट उनके पैसे आप लिमिटेड दे रहे हैं और सारी की सारी चीज़ें किसके पास जा रही हैं, रिच पीपल्स के पास। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब एक तो वैसे भी हार्वेस्टिंग बहुत मुश्किल से हो पा रही है सभी के लिए, और पैसे दाम जो है उनके बढ़ते जा रहे हैं। एंड अगर वहीं पर सूखा या फिर ओले पड़ जाते हैं तो और मुसीबत आ जाती है, क्योंकि वो पूरी जो कल्टीवेशन लैंड है वो बर्बाद हो जाती है। दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड डिज़ाइन। अब ये क्या है, इसे ही सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। नीडी पीपल को बेसिक चीज़ें ही नहीं मिल पा रही थी। अगर सूखा आ जाए या फिर ओले गिर जाएं या फिर वैसे भी उनके जो वेजेस मिल रहा है उससे ज़्यादा ही चीज़ों की डिमांड, चीज़ों के प्राइस बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, एक स्ट्रगल हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के बीच में। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।